ऐतिहासिक व्यक्तित्व। बेगम हजरत महल। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ देश में 1857-58 में विद्रोह करने वाली बेगम हजरत महल भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थीं। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया, विरोध करने के बजाय जारी रखने के लिए अपने निर्वासन के वर्षों के दौरान भी। प्रमुख तथ्य। बेगम हजरत महल 1820 ईस्वी में अवध प्रांत के फैजाबाद जिले के एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में जन्मी थीं। बचपन में उन्हें सब मोहम्मदी खातून या मोहम्मद खानम कहकर पुकारते थे। बेगम हजरत महल की परिवार की दयनीय हालत इतनी खराब थी कि उनके माता पिता उनका पेट भी नहीं पाल सकते थे, जिसके कारण उन्हें राजशाही घरानों में गायकी और नृत्य करने पर मजबूर होना पड़ा। वहां पर उन्हें शाही हरम के परी समूहों में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद वे महक परी के रूप में पहचानी जाने लगीं। अवध के नवाब ने उन्हें अपने शाही हरम में शामिल कर लिया और उन्हें अपनी बेगम बना लिया। इसके बाद उन्होंने बिरजिस कादर नाम के पुत्र को जन्म दिया। फिर उन्हें हजरत महल की उपाधि दी गई। सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य पर कब्जा कर लिया और ताजदारे अवध नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया, जिसके बाद बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादर को राजगद्दी पर बिठाकर अवध राज्य की सत्ता संभाली। 7 जुलाई 1857 ईस्वी से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उतर गईं। वे कुशल रणनीतिकार थीं, जिनके अंदर एक सैन्य एवं युद्ध कौशल समेत कई गुण विद्यमान थे। उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजी सेना के साथ वीरता से डटकर मुकाबला किया था। बेगम हजरत महल के कुशल नेतृत्व में उनकी सेना ने लखनऊ के पास चिन्हट दिलकुशा में हुई लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लखनऊ में हुए इस विद्रोह में साहसी बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोंडा, फैजाबाद, सलोन, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच आदि क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कराकर लखनऊ पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया था। इस लड़ाई में हजरत महल ने हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। इस भयानक युद्ध के कारण अंग्रेजों को लखनऊ रेजिडेंसी में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने ज्यादा सेना और हथियारों के बल पर एक बार फिर से लखनऊ पर आक्रमण कर दिया और लखनऊ और अवध के ज्यादातर हिस्सों में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा और अपना महल छोड़कर जाना पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ हुई इस लड़ाई में बेगम हजरत महल का कई राजाओं ने साथ दिया था। बेगम हजरत महल की सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका अदा करने वाले नाना साहिब ने भी उनका साथ दिया था। वहीं राजा जयलाल, राजा मानसिंह ने भी इस लड़ाई में रानी हजरत महल का साथ दिया था। पृष्ठ संख्या 82। इस हार के बाद वे अवध के देहातों में जाकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित करती रहीं। उन्होंने अवध के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। इस दौरान उन्होंने नाना साहिब और फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर शाहजहांपुर में भी आक्रमण किया और गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अंग्रेजों के साथ लड़ाई के दौरान मौलाना अहमद शाह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बेगम हजरत महल बिल्कुल अकेले पड़ गईं और उनके पास अवध छोड़ने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वहीं उस समय अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया था। हालात काफी बिगड़ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी हजरत महल नहीं चाहती थी कि वे अंग्रेजों की बंदी बने, इसलिए वे अपने बेटे के साथ नेपाल चली गईं। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर भी
उनके साहस और स्वाभिमान से काफी प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण दी। यहाँ पर वे अपने बेटे के साथ एक साधारण महिला की तरह जीवन व्यतीत करने लगी और यहीं उन्होंने 1879 में अपनी आखिरी सांस ली। काठमांडू के जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल के शव को दफना दिया गया। जाकिर हुसैन भारत को स्वतंत्रता दिलाने एवं स्वतंत्रता उपरांत एक सशक्त भारत की बुनियाद रखने में कई महापुरुषों का योगदान है। इन महापुरुषों में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन अग्रणी पंक्ति में शुमार हैं। उन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्रता उपरांत भारत के निर्माण में भी बखूबी योगदान दिया। आपको बता दें, इन्होंने ही देश के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में शामिल जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी। आज उनके जयंती विशेष पर उनके जीवन से जुड़े कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रमुख तथ्य: डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम फिदा हुसैन और माता का नाम नाज़नीन बेगम था। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अबुल कलाम आजाद और मोहम्मद अली के संपर्क में आए एवं जल्द ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए इन्होंने कॉलेज के बहिष्कार का फैसला किया। तात्कालिक कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा डॉक्टर जाकिर हुसैन को बहिष्कार नहीं करने के लिए उप जिलाधीश पद का लालच दिया। अपने भविष्य की चिंता नहीं करते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने न केवल ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया, बल्कि ब्रिटिश शिक्षण संस्थान के विकल्प में एक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में अलीगढ़ में जामिया मिलिया की स्थापना भी की। इस संस्थान की स्थापना में उन्हें डॉक्टर हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी और मौलाना मोहम्मद अली के अलावा अन्य प्रमुख हस्तियों से भी सहयोग मिला। कुछ समय बाद वो उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी चले गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन के जर्मनी जाने पर उन्हें ये सूचना मिली कि जामिया को आर्थिक संकट की वजह से बंद किए जाने का फैसला किया गया है। जर्मनी से लौटकर उन्होंने गांधी जी की सलाह से जामिया को दिल्ली हस्तांतरित किया एवं अपने अथक प्रयास से जामिया का कायाकल्प किया। इसके साथ ही मात्र 29 वर्ष की आयु में डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया के कुलपति बने। उन्होंने गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 7वीं तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बंदोबस्त किया। इसके साथ ही उन्होंने हस्तकला और व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया। एक आदर्श शिक्षक के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी और हाकिम अजमल खान के आदर्शों को प्रचारित किया एवं देश के कई शैक्षिक सुधार आंदोलन में अपना सक्रिय योगदान दिया। स्वतंत्रता उपरांत उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षाविद के रूप में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। 1954 में डॉक्टर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वे बिहार के राज्यपाल बने। 1962 में वे देश के उपराष्ट्रपति बने। उनके अतुलनीय योगदान के कारण 1963 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। 1967 में उन्हें देश के तीसरे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। एक सशक्त भारत की बुनियाद रखने में योगदान देने वाले इस महान आत्मा ने 3 मई 1969 को दिल के दौरे के कारण सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी भारत को आज़ादी दिलाने में कई सारे बहुमुखी प्रतिभा वाले महापुरुषों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ ही इन महापुरुषों ने अपने विषय विशेषज्ञ क्षेत्रों में भी अपनी विशेषज्ञता का लाभ भारत को दिया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, कानून विशेषज्ञ व गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा शिक्षाविद थे। आज उनके स्मृति दिवस विशेष पर उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। प्रमुख तथ्य। कन्हैयालाल मुंशी जी का जन्म 30 दिसंबर 1887 को गुजरात के भड़ोच में हुआ एवं इन्होंने अरविंद घोष जैसे महापुरुषों से शिक्षा प्राप्त की। बम्बई विश्वविद्यालय से LLB की उपाधि प्राप्त करने के बाद ये बम्बई उच्च न्यायालय में एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में स्थापित हुए। हिंदू कानूनों में उन्हें विशेष महारत हासिल थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनका प्रवेश एनी बेसेंट के होम रूल से जुड़ने के साथ होता है। इसके साथ ही 1920 में इन्होंने अहमदाबाद के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। गांधी जी के द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1937 के चुनाव में से बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पहली निर्वाचित सरकार में उन्हें गृह मंत्रालय का पद मिला। भारत के संविधान निर्माण में इनके महत्व और विद्वता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कन्हैयालाल मुंशी सर्वाधिक 11 संविधान समितियों के सदस्य थे। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर संविधान निर्माण की प्रारूप समिति में कानून में हर व्यक्ति को समान संरक्षण के सिद्धांत का मसौदा तैयार किया। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी एवं देवनागरी को मान्यता दिलाने में उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। पृष्ठ संख्या 83। देशी रियासतों के विलय एवं असंख्य विविधता वाली तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए इनका बल एक सशक्त केंद्र के अंतर्गत संघीय प्रणाली को विकसित करना था। हैदराबाद के विलय की समस्या को निपटाने हेतु इन्हें हैदराबाद में भारत सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया एवं हैदराबाद के विलय उपरांत स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके प्रयासों की प्रशंसा की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री का पद भी सौंपा गया। उन्होंने पर्यावरण और वानिकी पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया एवं उनके प्रयासों का नतीजा है कि हर वर्ष जुलाई में भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापना के मुद्दे पर इनका प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मतभेद भी हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 1952 से 57 में रहे। बाद में इन्होंने कांग्रेस की पार्टी से त्यागपत्र देते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी में शामिल हुए। हालांकि कुछ समय बाद वो भारतीय जनसंघ से जुड़ गए। गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में इनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। इन्होंने इन भाषाओं में 100 से ज्यादा उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल हैं यंग इंडिया अखबार का संपादन और मुंशी प्रेमचंद के साथ हंस पत्रिका का संपादन, उपन्यास लोमहर्षिणी, लोपामुद्रा, जय सोमनाथ, भगवान परशुराम, तपस्विनी, पृथ्वी वल्लभ, भग्न पादुका, पाटन का प्रभुत्व, कृष्णावतार के 7 खंड, बंसी की धुन, रुक्मिणी हरण, 5 पांडव, महाबली भीम, सत्यभामा, महामुनि व्यास, युधिष्ठिर, नाटक वाहरे में वाह, आत्मकथा आधे रास्ते प्रथम खंड, सीधी चढ़ान द्वितीय खंड, स्वप्न सिद्धि की खोज में तृतीय खंड। भारत के सांस्कृतिक और वैचारिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देने के साथ साथ अध्ययन अध्यापन को प्रसारित करने हेतु उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने सरदार पटेल जी के साथ मिलकर आनंद में भारतीय कृषि संस्थान की स्थापना की, जो आज एक
पूर्ण विश्वविद्यालय है। 8 फरवरी 1971 को बहुमुखी प्रतिभा के धनी कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी का देहांत हो गया। लाला लाजपत राय। आज से करीब 93 वर्ष पहले लाला लाजपत राय के द्वारा अपने आखिरी भाषण में कहा गया कथन, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज सरकार के कफन में कील साबित होगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक निर्णायक स्थान रखता है। साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप लाठीचार्ज में घायल होने के उपरांत उन्होंने अपना ये वक्तव्य दिया। लाठीचार्ज से उनके सिर पर लगी गंभीर चोट से उनकी मृत्यु की घटना ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया। लाला लाजपत राय की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके मृत्यु उपरांत उत्पन्न हुए जन आक्रोश के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विख्यात क्रांतिकारी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की और खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए। प्रमुख तथ्य। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा में हुआ था। लाला लाजपत राय काफी मेधावी छात्र थे एवं इन्होंने लाहौर से लॉ की डिग्री हासिल की थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदी भाषा के प्रसार में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1988 में कांग्रेस के मंच से दिए गए भाषण में उनकी दूरदर्शिता का पता चलता है, जहां उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि शिक्षा के साथ साथ उद्योगों के लिए भी विचार विमर्श किया जाए, जिसके उपरांत औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाने लगा। लाला लाजपत राय की कर्मठता का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1893 में वे कई दायित्वों का एक साथ निर्वहन कर रहे थे, जिसमें शामिल था डेवी कॉलेज कमेटी का जनरल सेक्रेटरी, लाहौर आर्य समाज का प्रधान, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज समाचार का संपादक, भारत सुधार और आर्य समाज मैसेंजर के लेख लिखना एवं आजीविका चलाने के लिए वकालत करना। लाहौर अधिवेशन 1893 में लाला लाजपत राय का परिचय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक से हुई, जो आगे चलकर बहुत घनिष्ठ मित्रता में परिवर्तित हो गई। भारत के लोगों में राष्ट्रवाद के उद्भव हेतु इन्होंने कई महापुरुषों की जीवनी को लिखा, जिनमें मेजिनी, गेरिबाल्दी, दयानंद सरस्वती, छत्रपति शिवाजी और भगवान श्री कृष्ण पर किए गए कार्य उल्लेखनीय हैं। लाला लाजपत राय की कुछ अन्य चर्चित पुस्तकें निम्नलिखित हैं: अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज, यंग इंडिया, एन इंटरप्रिटेशन एंड अ हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम विद इन, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया इत्यादि। 19वीं सदी के अंत में लाला लाजपत राय ने अकाल और विपदा से ग्रसित भारतीय लोगों के लिए कल्याण के लिए काफी कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने महिलाओं, विधवाओं, अल्पवयस्क बच्चों एवं अनाथ बच्चों के लिए काफी कार्य किया। लाला लाजपत राय ने भारतीय जनमानस की राजनैतिक जन जागृति हेतु पंजाबी पत्र का संपादन प्रारंभ किया। आगे चलकर विचारधारा और कार्यप्रणाली के अंतर विरोध के आधार पर कांग्रेस का विभाजन दो दलों, नरम दल और गरम दल के रूप में हो गया। नरम दल का नेतृत्व जहां दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले व फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया, तो वहीं गरम दल का नेतृत्व अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक व लाला लाजपत राय द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल की तिकड़ी वाले नेतृत्व का उद्भव हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद की धारा को पूरे देश में प्रवाहित कर दिया। इस दल के द्वारा केसरी और पंजाबी पत्र के माध्यम से स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन को एक
मजबूत आधार प्रदान किया गया। स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण एवं व्यापक विद्रोह होने की आशंका से लाला लाजपत राय को ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा 1907 में अजीत सिंह के साथ मांडले जेल के लिए निर्वासित कर दिया गया। हालांकि अंग्रेज उन्हें ज्यादा दिन तक निर्वासित नहीं कर सके। पृष्ठ संख्या 84। निर्वासन से लौटने के बाद तिलक के द्वारा उनका नाम गरम दल की ओर से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, लेकिन लाला लाजपत राय ने कांग्रेस में संभावित फूट की आशंका से कांग्रेस अध्यक्ष की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि तिलक और लाजपत राय के अथक प्रयास के बावजूद कांग्रेस का विभाजन नहीं रुक सका। बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष की गिरफ्तारी के उपरांत स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय हो जाने पर इन्होंने भारतीय आंदोलन के समर्थन हेतु यूरोप का रुख किया। यूरोप से लौटने के उपरांत उन्होंने पुनः आर्य समाज पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1913 में कांग्रेस के शिष्टमंडल के साथ में यूरोप की यात्रा पर गए, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने के उपरांत उन्होंने 5 वर्ष तक विदेश में निर्वासित जीवन जिया। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत असहयोग आंदोलन में इन्होंने पंजाब का नेतृत्व किया। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब में आंदोलन ने काफी बड़ा रूप ले लिया, जिसके कारण इन्हें शेरे पंजाब की उपाधि से संबोधित किया जाने लगा। असहयोग आंदोलन के दौरान सार्वजनिक सभा करने के आरोप में इन्हें 2 वर्ष की सजा दी गई, लेकिन स्वास्थ्य खराब के आधार पर इन्हें रिहा कर दिया गया। लगातार अस्वस्थता के कारण लाला लाजपत राय जलवायु परिवर्तन के सुझाव पर सिलोन गए एवं वहां अपना इलाज करवाने लगे। लाला लाजपत राय के द्वारा 1924 में अछूतों के उद्धार के लिए अछूतोद्धार आंदोलन चलाया गया, जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेद को कम करना था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा औपनिवेशिक राज्यों में सुधार के लिए गठित साइमन कमीशन का भारतीय पक्ष के द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि इस समिति में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन भारत में जिस स्थान पर भी गया वहां इसका विरोध किया गया एवं पंजाब में इस विद्रोह का नेतृत्व लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे शांतिपूर्ण रैली पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया एवं ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को निशाना बनाते हुए उन पर लाठियों से बार बार प्रहार किया। उपर्युक्त घटना में लाला लाजपत राय के सिर में गहरी चोट लगी एवं लगातार उपचार के बावजूद उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला गया। आखिरकार जीवन पर्यंत भारत के लिए लड़ने वाले स्वराज्य के इस महान उपासक ने 17 नवंबर 1928 को सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। उन्होंने रणथंभौर पर 1272 से 1301 तक राज्य किया। वे रणथंभौर के सबसे महान शासकों में सम्मिलित हैं। हमीर देव का कालजयी शासन चौहान काल का अमर वीरगाथा इतिहास माना जाता है। प्रमुख तथ्य: हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद इनका ही नाम भारतीय इतिहास में अपने हट के कारण अत्यंत महत्व रखता है। राजस्थान के रणथंभौर साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतिभा संपन्न शासक हमीर देव को ही माना जाता है। हमीर देव के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं हमीर महाकाव्य रचयिता नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो रचयिता जोधाराज, हमीर हट रचयिता चंद्रशेखर आदि। सन 1282 ईस्वी में जब उसका राज्याभिषेक हुआ, गुलाम वंश उन्नति के शिखर पर था, किंतु 4 वर्षों के अंदर ही सुल्तान बलबन की मृत्यु हुई और 4 वर्षों के बाद
गुलाम वंश की समाप्ति हो गई। हम्मीर ने इस राजनीतिक परिस्थिति से लाभ उठाकर चारों ओर अपनी शक्ति का प्रसार किया। उसने मालवा के राजा भोज को हराया, मंडलगढ़ के शासक अर्जुन को कर देने के लिए विवश किया। सन 1290 में दिल्ली में गुलाम वंश का स्थान साम्राज्याभिलाषी खिलजी वंश ने लिया और रणथंभौर पर मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो गए। जलालुद्दीन खिलजी को विशेष सफलता न मिली। 3-4 वर्षों तक अलाउद्दीन ने भी अपनी नज़र इस पर न डाली, किंतु सन 1300 के आरंभ में जब अलाउद्दीन के सेनापति उलगू खां की सेना गुजरात की विजय के बाद दिल्ली लौट रही थी, मंगोल सैनिकों ने मोहम्मद शाह के नेतृत्व में विद्रोह किया और रणथंभौर में शरण ली। अलाउद्दीन की इस दुर्ग पर पहले से ही नजर थी। हम्मीर के इस कार्य से वो और कुपित हो गया। अलाउद्दीन को पहले आक्रमण में कुछ सफलता मिली, दूसरे आक्रमण में खिलजी बुरी तरह परास्त हुए, तीसरे आक्रमण में खिलजी सेनापति नुसरत खां मारा गया और मुसलमानों को घेरा उठाना पड़ा। चौथे आक्रमण में स्वयं अलाउद्दीन ने अपनी विशाल सेना का नेतृत्व किया। धन और राज्य के लोभ से हम्मीर के अनेक आदमी अलाउद्दीन से जा मिले, किंतु हम्मीर ने शरणागत मोहम्मद शाह को खिलजियों के हाथ में सौंपना स्वीकार नहीं किया। इस युद्ध में हम्मीर देव की पत्नी रानी रंगा देवी ने रणथंभौर दुर्ग स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया था, जो कि राजस्थान का प्रथम जौहर था। वीर हम्मीर देव ने भी दुर्ग का द्वार खोलकर शत्रु से लोहा लिया और अपनी आन अपने हट पर प्राण न्योछावर किए। पृष्ठ संख्या 85।